हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पीएच क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और DSSB के लिए जनरल नॉलेज की एक MCQ सीरीज़ हम लोगों ने शुरुआत की है, जिसकी 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आज इसकी 5वीं क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरा एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई और इन एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जो भी अपडेट हो वो समय समय पर ही आपको मिलती रहे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? इन बुद्धिज्म महापरिनिर्वाण इज रिलेटेड टू। तो साथियों, आपको पता होगा इसका उत्तर महात्मा बुद्ध की मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी से है। जी हाँ, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण जो है वो भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। अच्छा साथियों, जैसा कि आमतौर पर मैं अपनी सभी वीडियोज़ में बताता हूँ कि जब कभी भी आप जीके पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड 2-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर ये महापरिनिर्वाण के बारे में आप बात करते हैं तो ये हुआ कहाँ था? मतलब महात्मा बुद्ध ने जो अपने जीवन के अंतिम वर्ष थे वो कहाँ बिताए थे? तो ये महापरिनिर्वाण की जो घटना थी ये आपकी कुशीनगर में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो पता होना चाहिए आपको, कुशीनगर में। अच्छा, इससे रिलेटेड ना 4 बातें और हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी, जो कि वर्तमान नेपाल में है, वहाँ पर हुआ था। अच्छा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बिहार में बोध गया, आप लोगों ने सुना होगा जरूर, बिहार के बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, वहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये 4 चीज़ें हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अपने प्राणों का त्याग किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, कौन से मौर्य शासक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र को कहाँ भेजा था? तो किसने भेजा था? ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अशोक हो जाएगा। तो मौर्य शासक अशोक ने ना बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, और इनके साथ में इनकी बहन संघमित्रा भी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, श्रीलंका में ये लोग गए थे। ठीक है, और इनके साथ जो अशोक की जो लड़की थी, जो उनकी पुत्री थी, उनका नाम संघमित्रा था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो महेंद्र और संघमित्रा ये दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। ये मौर्य वंश के थे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। शक संवत किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा कनिष्क। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क में। तो 78वीं ईस्वी, याद रखिएगा दोस्तों, 78वीं ईस्वी में। ठीक है, यहाँ ये शुरुआत हुई थी। शक संवत जो है ये भारत का एक राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिसे 78वीं ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने शुरू किया था। ठीक है, और ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। इसे राष्ट्रीय कैलेंडर कब बनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं, तो आपको इनसे रिलेटेड 1-2 बातें याद रहनी चाहिए हमेशा। तो शक संवत जो है कनिष्क के समय में शुरू हुआ था, 78वीं ईस्वी में ये हुआ था, और इसे राष्ट्रीय कैलेंडर कब बनाया गया? 22 मार्च 1957 में। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या अपवादों को छोड़कर कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? तो साथियों, ये जो प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा इस प्रश्न पर। और अगर आप लोग करंट अपडेटेड हैं तो आपको इसका उत्तर जरूर पता होना चाहिए। देखिए, अगर वैसे आप देखेंगे ना तो इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए था 552। ठीक है दोस्तों, अगर आप कहीं भी जीके की किताब में पढ़ेंगे या किसी भी नॉर्मल किताब में पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 552 होना चाहिए था। लेकिन अभी हाल ही में 104वें संविधान संशोधन के तहत जो राष्ट्रपति जो थे वो 2 सदस्य, जो एंग्लो इंडियन जिनको बोलते थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति, आप लोगों ने सुना होगा ना कि लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, वो एंग्लो इंडियन होते हैं, और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। तो इन एंग्लो इंडियन को 104वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। तो अब जो है इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, 550। अगर कुछ समय पहले यही प्रश्न पूछेंगे तो 552 होगा, लेकिन आज के समय में प्रेजेंट में 550 इसका सही उत्तर होगा।
तो एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5 पर। संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। चलिए, जब मूल संविधान जो हुआ था ना, उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, ये भी याद रखिएगा। और अब वर्तमान में कितनी है? वर्तमान ये बढ़कर 12 अनुसूचियाँ हो गई है। ये सारी अनुसूचियाँ मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आप देख लीजिएगा। पहली अनुसूची, ये पता होनी चाहिए आपको, पहली सूची में जितने भी जो भी हमारा संघ है और उसका जो भी राज्य क्षेत्र है या जो जो स्टेट्स हैं उन सब के बारे में है। दूसरे में वेतन और भत्ते, जो भी बड़ी पोस्ट पे है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सब के वेतन और भत्तों के बारे में है। तीसरी अनुसूची में शपथ, कि कौन किसको शपथ दिलाएगा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाएगा, उन सब शपथों के बारे में यहाँ दिया गया। चौथी में सीटों का आवंटन, जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में आपकी सीटें होंगी, राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी या फिर विधानमंडल की या विधानसभा की कितनी सीटें होंगी, वो सब इसमें चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में SC ST जो क्षेत्र हैं, जो है हमारा जनजातीय क्षेत्र के किस जगह पर SC STs को कितना सीट दी जाएंगी उसके बारे में है। छठवीं अनुसूची जो है वो हमारी 7 सिस्टर्स जो होती है ना पूर्वोत्तर की, उनसे रिलेटेड है। सातवीं अनुसूची जो है इसमें आपकी 3 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसके बारे में बताया गया है। आठवीं अनुसूची जो है ये भाषा से संबंधित है कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब शायद 22 भाषाएं हैं, इन सब के बारे में। नौवीं अनुसूची जो है इसमें भूमि सुधार अधिनियम के बारे में बताया गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले केवल 8 अनुसूचियाँ थी, तो ये जो संविधान के अंदर पहला संशोधन हुआ ना, उसके तहत ये 9वीं अनुसूची क्रिएट की गई थी, तो ये यहाँ पर आ गया। 10वीं सूची जो है ये आपकी दल बदल के ऊपर है। दल बदल जो है आपको पता होना चाहिए, 52वां संविधान संशोधन था 1985 में, दल बदल, ठीक है। आया राम गया राम की घटना आप लोगों ने सुनी होगी, ये उससे रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची जो है वो 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992, कहीं कहीं ये आपको 93 भी मिल सकता है, देख लीजिएगा। और 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिका की है, 74वां संविधान संशोधन 1992, ये भी कहीं कहीं आपको 92 या 93 मिल सकता है। तो ये अनुसूचियाँ आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए साथियों, कि किसी न किसी एग्जाम में, इसमें तो आपकी पंचायत वाली पूछ ली, हो सकता है किसी में कोई दूसरी पूछ ली जाए, तो टिप्स पे याद होनी चाहिए ये आपकी। ये हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है इससे रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मनी बिल, धन विधेयक का फैसला कौन करता है कि वह धन विधेयक है या नहीं है? तो धन विधेयक आपको पता होना चाहिए। धन विधेयक के बारे में लोकसभा का अध्यक्ष, जी हाँ, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वो ही ये फैसला करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है, धन विधेयक है या नहीं है। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको इसके साथ ही, कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता है। तो जरा याद रखिएगा इस चीज़ को, केवल लोकसभा में ही आता है, राज्यसभा में नहीं आता है। तो इसे पास करने की जो जिम्मेदारी होगी वो लोकसभा अध्यक्ष की होगी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। धरती की कौन सी परत मुख्यतः निकेल और लोहे से बनी है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक कोर, ठीक है। जो हमारी धरती है ना, इसकी 3 परतें हैं। इसमें आपने ये देखिए, एक तो क्रस्ट है, एक मेंटल है और एक कोर है। कोर भी 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर, ठीक है। इसके अंदर ना जो कोर है, इसके अंदर निफे, NIFE, निफे, इसमें आपका जो है निफे भी बोलते हैं इसको, जिसमें निकल और लोहे से बनी होती है ये, ठीक है। और ये जो बाहरी परत होती है ना कोर की, ये तरल होती है। ये बाहरी जो कोर है ये होती है तरल, और जो आंतरिक कोर होती है ये अंदर से ठोस होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो लावा वगैरह है ना वो यहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा? तो बड़ा इजी सा सवाल है, गोदावरी, जैसा कि आप इसमें देख भी रहे हैं। गोदावरी जो है वो दक्षिण की गंगा कहलाती है। ये दक्षिण भारत की ना सबसे लंबी नदी है, जो कि महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, तो पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मरियाना गर्त, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, मरियाना गर्त। ये मरियाना गर्त क्या है?
तो दोस्तों जो धरती का सबसे गहरी जगह है ना, वो है ये मरियाना गर्त। और ये कहाँ है? ये भी आपके प्रशांत महासागर में ही है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ना ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। सेबी का मुख्य कार्य क्या है? सेबी आप लोगों ने सुना होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है? तो सेबी का जो मुख्य काम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेयर बाजार को नियंत्रित करना। आप लोगों ने टीवी में ऐड भी सुनी होगी कि प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की हितों की रक्षा करना, बाजार के विकास को बढ़ावा देना, उनका विनियमन करना, ताकि सभी लेन देन निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी के साथ पारदर्शी हो। यानी कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है ये आपका सेबी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में नोट छापने का अधिकार ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई के पास है। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि आरबीआई बेशक से नोट छापता है, लेकिन 1 रुपये का नोट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कौन करता है? ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वित्त मंत्रालय। तो इस पे साइन किसके होते हैं? इस पे साइन होते हैं वित्त सचिव के। कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, फाइनेंस कैबिनेट, वो कैबिनेट सचिव, वित्त सचिव के साइन होते हैं। और नहीं तो नोट छापने का अधिकार जो है वो आरबीआई के पास है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? व्हाट इज इन्फ्लेशन? आप लोगों ने इन्फ्लेशन के बारे में सुना भी होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, कीमतों में वृद्धि। ठीक है, समय के साथ ना वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो लगातार और सामान्य वृद्धि होती है उसे ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। G20 समिट 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी? विच कंट्री होस्टेड G20 समिट 2024? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था। ठीक है, नवंबर 2024 में। ठीक है, और अगर आपसे इसकी थीम पूछ ली जाए तो इसकी थीम होगी बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? क्या है लैंडर का नाम? व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ चंद्रयान 3? तो ऑप्शन नंबर ए, विक्रम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा दूं कि चंद्रयान 3 जो है इसके रोवर का नाम क्या था? तो इसके रोवर का जो नाम था वो था आपका प्रज्ञान। प्रज्ञान। ठीक है, तो अगर चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम पूछा जाए तो विक्रम, और रोवर का नाम पूछा जाए तो प्रज्ञान। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अच्छा, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और भारत इसका सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत जो है वो जन्म से ही इसका सदस्य रहा है, जन्म से ही। ठीक है, तो ये यूएनओ है। अच्छा, एक थोड़ा सा इसको और अगर घुमा दूं कि जो यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ पर है? तो वो आपका हेग में होगा, जिसे कि नीदरलैंड भी बोलते हैं। पहले हेग बोलते थे, हॉलैंड भी बोलते हैं, नीदरलैंड भी बोलते हैं, द हेग। ठीक है, वहाँ पर है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अगर खाली यूएन का मुख्यालय पूछा जाए तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ब्लू विट्रियोल किस रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? ब्लू विट्रियोल इज द कॉमन नेम ऑफ विच केमिकल कंपाउंड? तो इस प्रश्न का आपको उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ये आपका बी हो जाएगा, CuSO4.5H2O। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। हीरा किस तत्व का रूप है? डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ विच एलिमेंट? तो इसका ऑप्शन बी, कार्बन हो जाएगा। ठीक है, कार्बन जो है ये भी आपको पता होना चाहिए कि हीरा जो है कार्बन नामक तत्व से बना है, जो कि आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? लाइट की स्पीड क्या होती है दोस्तों? तो लाइट की जो स्पीड होगी ऑप्शन नंबर डी, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पूछ लिया जाता है क्योंकि सूर्य की जो लाइट होती है ना वो भी तो हम तक आती है, तो वहाँ पर इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट? एसआई यूनिट जो न्यूटन है वो किसकी है? तो फोर्स, ऑप्शन नंबर बी, बल। फोर्स की एसआई यूनिट का नाम न्यूटन है, जिसे कि एन से बताया जाता है। चलिए आगे चलते हैं इस सीरीज का आखिरी प्रश्न। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड?
तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, रक्त का जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं और ये लगभग ना 92% पानी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है केवीएस और एनवीएस का, उसके एग्ज़ाम होने तक आपके पास 400 से 500 से 600 क्वेश्चन की एक अच्छा क्वेश्चन बैंक मैं आपको जीके का दूंगा और लगभग इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। और अगर ऐसा हुआ ना कि इनमें से नहीं आए तो इनसे रिलेटेड जो बातें मैं आपको बताता हूँ उनमें से आ जाएंगे, तो आपका मैटर यहीं से तैयार होगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।